रात के गहरे सन्नाटे में, जब पूरा शहर नेवन लाइट्स की मध्यम चमक में डूबा हुआ था, सन 2039 की टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया भी इस लम्हे पुरसुकून लग रही थी। आसमान पर उड़ते ड्रोन पुलिस स्कैनर अपनी मखसूस हल्की सी सुर्ख रोशनी के साथ गश्त कर रहे थे। जमीन पर खुदकार गाड़ियां शोर मचाए बगैर गुजरती थीं, लेकिन उन सब के बावजूद पुरानी आबादी के एक कोने में मौजूद हवेली अब भी वक्त से पीछे थी, बिल्कुल वैसी जैसे 20 साल पहले थी। इस हवेली में रहने वालों की जिंदगियां भी टेक्नोलॉजी से ज्यादा रिवायात में बंधी हुई थीं। उसी हवेली की छत पर सेहर खड़ी थी। ठंडी हुआ इसके बालों को छू रही थी, लेकिन वो अपने ही ख्यालात में इतनी उलझी थी कि उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो 22 साल की थी, घर की सबसे छोटी, सबकी लाडली, लेकिन उस वक्त इसके दिल पर एक ऐसा बोझ था जिसे वो किसी के साथ बांट नहीं पा रही थी। वो रात को छत पर आने की आदी नहीं थी, मगर आज नींद उसके करीब भी नहीं आई थी। इसे लग रहा था जैसे इसका सीना भारी हो रहा हो, जैसे कोई बेनाम खौफ उसे अंदर से खींच रहा हो। शहर की दूर दूर तक फैली नई इमारतें, आसमान पर तैरते इश्तिहारात और उड़ते हुए होलोग्राम्स, सब कुछ एक तरफ, और सेहर का दिल एक अलग ही जंग लड़ रहा था। वो धीरे से बोली, अगर सबको पता चल गया तो क्या होगा? उसी लम्हे इसका कड़ा बजा, वही हॉवलू बैंड जो 2039 में कपड़ों जितना आम था। इस पर एक नोटिफिकेशन चमका, तुम अकेली नहीं हो, बस हिम्मत रखो। इस पैगाम के साथ ही सेहर के अंदर लर्जिश सी दौड़ गई। इसने हाथ में पकड़ा कड़ा फौरन बंद कर दिया, जैसे किसी ने उसे गलत काम करते पकड़ लिया हो। दरवाजा खिला। सेहर, तुम ऊपर हो। ये भाभी नादिया की आवाज थी, हमेशा की तरह नरम मगर फिक्र से भरी हुई। सेहर पलट कर खड़ी हुई और बोली, जी भाभी, नींद नहीं आ रही थी। नादिया छत पर आई और इसके साथ खड़ी हो गई। रात की ठंडक में भी इसका चेहरा परेशानी से गर्म था। कुछ दिनों से तुम बहुत बदली बदली लग रही हो, किसी से बात नहीं करती, खाना कम खा रही हो। सेहर, क्या मसला है? सेहर का हलक खुश्क हो गया। इसने आहिस्ता से जवाब देने की कोशिश की, मगर अल्फाज कहीं फंस गए थे। नादिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सेहर, तुम जानती हो मैं तुम्हारी बहन की तरह हूँ। जो बात दिल में है वो निकालो। सेहर की आंखों में नमी तैरने लगी। वो चाहती थी कि सब कुछ बता दे, दिल का बोझ उतार दे, मगर जैसे ही वो बोलने लगी, नीचे से हवेली के आहनी दरवाजे के खुलने की आवाज आई, वो भी सायरन के सिग्नल के साथ। ये आम एंट्री नहीं थी, ये बायोमीट्रिक सिक्योरिटी अलर्ट था, जो सिर्फ तब बजता था जब कोई ऐसा फर्द आता जो खानदान के डेटा में रजिस्टर्ड ना हो। नादिया फौरन नीचे देखने लगी, उस वक्त कौन आ सकता है? सेहर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो, शायद, वही है। नादिया उसकी तरफ पलटी, कौन? तुम किसकी बात कर रही हो? लेकिन सेहर ने जवाब देने के बजाय सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। नीचे बरामदे में एक ऊंचा, गहरे रंग का कोट पहने एक लड़का खड़ा था। इसके हाथ में एक छोटा हॉवलू डिवाइस था और चेहरे पर बेचैनी। सेहर सीढ़ियां उतरते ही रुक गई। वो उसे पहचानती थी। अरसल, तुम यहाँ क्यों आए हो? नादिया भी पीछे आ चुकी थी। सेहर, ये कौन है? अरसल ने आगे बढ़कर आहिस्ता से कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी, बहुत जरूरी है। नादिया ने सख्त लहजे में कहा, आप कौन हैं? और रात के इस अरसल ने सेहर की तरफ देखा, जैसे इजाजत तलब कर रहा हो कि कुछ बताया जाए या नहीं। सेहर ने नजर झुकाते हुए कहा, ये मेरा दोस्त है। नादिया ने तहीर से सेहर को देखा। दोस्त? सेहर, तुमने कभी बताया नहीं। सेहर ने आहिस्ता से कहा, भाभी, कुछ बातें मैं बताना चाहती थी, बस वक्त नहीं मिला। अरसल ने जल्दी से कहा, वक्त हमारे पास अब भी नहीं है। सेहर, वो लोग तुम्हें ट्रैक कर रहे हैं। तुम्हारा बायोमीट्रिक रेट कुछ दिन से अलर्ट कर रहा है। नादिया ने चौंक कर कहा, कौन से लोग? अरसल ने गहरी सांस ली, जॉबिन रिसर्च सेंटर के लोग। इन्हें पता चल गया है कि
कि सेहर के टेस्ट में कुछ गैर मामूली चीज आई है। सेहर का दिल बैठने लगा। नादिया भी परेशान हो गई। कौन सा टेस्ट? सेहर, ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? सेहर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डरी हुई थी भाभी, और मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मैं। इसके अल्फाज फिर से रुक गए। अरसल ने बात मुकम्मल की। वो हामिला है। नादिया के कदम जैसे जमीन में गिर गए। हामिला? सेहर, लेकिन तुम अभी। सेहर ने कांपती आवाज में कहा, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। सब कुछ अचानक हो गया। मैं किसी को नहीं बता पाई। नादिया के चेहरे पर सदमा, परेशानी और माँ जैसी मोहब्बत सब इकट्ठे थे। लेकिन तुम शादीशुदा नहीं हो, और खानदान उसे कभी कबूल नहीं करेगा। अरसल ने मजबूत लहजे में कहा, मुझे कोई परवाह नहीं कि वो कबूल करे या नहीं। मैं अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला नहीं हूँ। मगर मसला खानदान नहीं है, असल मसला जॉबिन सेंटर है। नादिया ने पूछा, उनको इससे किया? ये तो खानदानी मुआमला है। अरसल ने सर हिलाया। नहीं भाभी, ये सिर्फ खानदान का मुआमला नहीं। जॉबिन सेंटर का दावा है कि सेहर के जिस्म में जो तब्दीली आई है वो नॉर्मल नहीं है। उनके मुताबिक ये एक जीनियाती अनोमली है। नादिया समझ नहीं पाई। मैं नहीं समझी। अरसल ने कहा, सेहर के अंदर जो नया डेटा बन रहा है वो मुस्तकबिल के इंसानी इर्तिका की एक शक्ल हो सकती है। उनके मुताबिक ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा गया, इसलिए वो उसे अपनी मलकियत समझते हैं। सेहर आहिस्ता से दीवार से लग गई। अरसल, मैं किसी की मलकियत नहीं हूँ। अरसल ने उसकी तरफ देखा। मैं जानता हूँ, उसी लिए मैं आया हूँ। वो लोग कल रात से तुम्हारी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। अगर वो पहुंच गए तो तुम्हें हॉस्पिटल नहीं, अपनी लैब में ले जाएंगे, और वहां से वापस आना नामुमकिन है। नादिया ने खौफजदा होकर सेहर का हाथ पकड़ा। हमने क्या करना है? अरसल ने कहा, मुझे तुम दोनों को एक महफूज जगह ले जाना होगा। सुबह से पहले यहाँ रहना खतरनाक है। सेहर ने धीरे से कहा। लेकिन घर वाले? नादिया ने इसके कंधे पर हाथ रखा। सेहर, अभी जान बचाना जरूरी है। घर वालों को सब बाद में समझा लेंगे। उसी वक्त दरवाजे के बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज आई। हवेली की दीवारों पर सुर्ख लाइट झिलमिलाने लगी। इंटरूजन डिटेक्टेड, खुदकार सिक्योरिटी सिस्टम की आवाज गूंजी। अरसल ने फौरन कहा, वो आ गए, हमें अभी निकलना होगा। नादिया ने कहा, सेहर, जल्दी चलो। सेहर के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, लेकिन उसने दोनों का हाथ पकड़ लिया। वो पीछे मुड़कर आखिरी बार हवेली की तरफ देखना चाहती थी, मगर वक्त नहीं था। वो पिछले दरवाजे की तरफ बढ़े, मगर सेहर अचानक रुक गई। मेरी अम्मी, वो सो रही हैं, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। नादिया ने उसे बाजू से पकड़ा। बेटा, अगर तुम रुके तो तुम्हें ले जाएंगे, और अगर इन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारी माँ दोबारा तुम्हें कभी नहीं देख पाएगी। सेहर की आंखों से बहते आंसू थम ही नहीं रहे थे। अरसल ने खुदकार चाबी स्कैनर पर चाबी रखी। पास की दीवार खलकर एक खुफिया सुरंग में बदल गई। ये रास्ता सिर्फ 5 मिनट महफूज रहेगा। बाहर ड्रोन गश्त बढ़ रहा है। हम निकल जाएंगे तो जिंदगी बच जाएगी, वरना। इसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। सेहर ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, गहरी सांस ली, और फिर आहिस्ता से कहा, ठीक है, मैं चलती हूँ। वो सुरंग की तरफ बढ़े ही थे कि सेहर के कड़े पर एक अपडेट आया। लाथरी नोड एक्टिवेटेड, DNA तब्दीली रफ्तार बढ़ रही है। सेहर ने खौफजदा होकर कहा, अरसल, ये क्या है? अरसल ने स्क्रीन देखते ही कहा, यही वो चीज़ है जिसके लिए जॉबिन सेंटर तुम्हें चाहता है। तुम्हारी हालत अब तेजी से बदल रही है। हमें फौरन शहर से बाहर निकलना होगा। नादिया ने सेहर को थाम लिया। बेटा, हिम्मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन सेहर के दिल में एक ही सवाल बार बार आ रहा था। मेरी जिंदगी अब कहाँ जा रही है?
और मेरे अंदर क्या पल रहा है। वो तीनों अंधेरे में गायब हो गए, जबकि बाहर सायरनज़ और डरूनज़ की आवाज़ें तेज़ी से बढ़ रही थीं। और सेहर को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये तो सफ़र की सिर्फ शुरुआत। सुरंग में भागते हुए सेहर बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे अंधेरे में भी उसे अपने घर के वो कमरों की झलक दिखाई दे रही हो जहां उसने बचपन गुजारा था। मगर कदम रोकने की हिम्मत नहीं थी। सुरंग के आखिर में एक खुदकार लिफ्ट लगी थी जिसे अरसल ने फाल किया। लिफ्ट नीचे की तरफ खलते ही अंदर रोशनी हुई और सब्ज रंग की दीवारों ने एक जदीद खुफिया रास्ते का एहसास दिया। लिफ्ट नीचे उतरने लगी तो बाहर धमाकों की आवाज़ें और डरूनस के परों की गूंज मध्यम होती चली गई। सेहर ने दिल पकड़ लिया। अरसल, क्या वो हमें वाकई ढूंढ लेंगे? अरसल ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, हम नीचे के सिस्टम में हैं। शहर की मैपनग यहाँ तक नहीं पहुँचती। अभी हम महफूज हैं। नादिया ने सेहर का हाथ दबा कर कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर बहुत खौफ है। सांसें ठीक करो। लेकिन सेहर के दिल में खौफ के साथ एक और चीज भी थी, एक अजीब सी थकन, जैसे अंदर से कोई तवानाई खींची जा रही हो। चंद लम्हों बाद लिफ्ट एक वसी सुरंग में रुक गई। सामने एक अलीकटरक गाड़ी खड़ी थी जो आम गाड़ियों से छोटी मगर तेज नजर आती थी। इसके दरवाजे खुद बखुद खल गए। बैठो, वक्त कम है, अरसल ने जल्दी कहा। नादिया और सेहर बैठ गईं। अरसल ने गाड़ी चलाई और गाड़ी बगैर आवाज के तेज रफ्तारी से सुरंग में दौड़ने लगी। सुरंग के ऊपर रोशनियों की कतार ऐसे भाग रही थी जैसे वक्त उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा हो। सेहर ने सर को पकड़ लिया। अरसल, मुझे सर बहुत घूम रहा है। अरसल ने जल्दी से इसके बैंड का डेटा देखा। इसका बायोलॉजिकल रेट पहले से भी तेज हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा, तुम्हारे अंदर ये तब्दीली इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? सेहर आहिस्ता से बोली, क्या मेरे अंदर कुछ गलत है? नादिया ने फौरन इसका सर अपने कंधे पर रखा। नहीं बेटा, कुछ गलत नहीं है। अल्लाह सब बेहतर करेगा। अरसल ने सोच में डूबा हुआ कहा, गलत नहीं, मगर बहुत मुख्तलिफ। जॉबिन सेंटर के मुताबिक सेहर के अंदर जो जिंदगी बन रही है वो एक बिल्कुल नई जीनियाती सतह है। शायद वो उसे इंसान का अगला इर्तिकाई मरहला समझ रहे हैं, उसीलिए उसे रोकना नहीं चाहते, बल्कि अपने पास रखकर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। सेहर ने कांपती आवाज में पूछा, और अगर वो मुझे पकड़ लें? अरसल ने सख्ती से जवाब दिया, तो वो तुम्हें एक तजुर्बा बना देंगे। इससे पहले हमें शहर छोड़कर शुमाली सरहद तक जाना होगा। वहाँ एक आज़ाद जोन है जहाँ उनका कंट्रोल नहीं। गाड़ी तेज रफ्तारी से सुरंग पार करती हुई एक बड़े शफ्फाफ दरवाजे तक पहुंची। दरवाज़ा खलते ही सामने खली सड़क और अंधेरी रात थी। बारिश थम चुकी थी मगर बादल अब भी मौजूद थे। अरसल ने गाड़ी सड़क पर दौड़ाई, मगर उसी लम्हे आसमान में एक सुर्ख ड्रोन चमका। वो हमें ट्रेस कर चुके हैं, अरसल ने कहा। ड्रोन पीछे लगा हवा था और इसकी रफ्तार आम डरूनस से कहीं ज्यादा थी। सेहर की सांसें तेज हो जाएं। अरसल, कुछ करो। अरसल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। पकड़े नहीं जाएंगे, हिम्मत रखो। नादिया ने दुआ पढ़नी शुरू कर दी। ड्रोन ने एक नीला शाह गाड़ी के पीछे फेंकी, मगर अरसल ने अचानक गाड़ी को मोड़ा और शाह जमीन में जा लगी। गाड़ी अब वादी के मोड़ों पर बर्क रफ्तारी से दौड़ रही थी। ड्रोन हर वार के साथ मजीद करीब आ रहा था। सेहर ने आंखें बंद कर लें। मैं सब की वजह से मसले में आ गई हूँ, काश मैं यहाँ ना होती। नादिया ने फौरन इसके आंसू पौंछे। तुम कोई बोझ नहीं हो, तुम जिंदगी हो, और जिंदगी छपाई नहीं जाती, बचाई जाती है। अरसल ने अचानक सामने हाथ उठाया। पकड़ के बैठो, ये आखिरी मोड़ है। गाड़ी ने खतरनाक मोड़ काटकर एक पुराने पल की तरफ रुख किया। पल के नीचे गहरी वादी थी। ड्रोन ऊपर मंडला रहा था। अरसल ने गाड़ी रोकी। आगे रास्ता बंद है, हमें पैदल जाना होगा। वो तीनों गाड़ी से उतरे। पल पर हवा तेज चल रही थी और नीचे अंधेरी गहराई। सेहर को चक्कर आने लगा, मगर उसने खुद को संभाला।
ड्रोन पल के ऊपर आ गया और नीली रोशनी सीधी सेहर पर पड़ी। सेहर, नीचे रहो, नादिया चीखी। अरसल ने फौरन अपनी जैकेट से एक होलोग्राम शील्ड निकाली। ये सिर्फ चंद सेकंड रोक सकती है। इसने शील्ड सेहर के आगे रख दी। ड्रोन की आवाज गूंजी, सेहर, अपने आप को हवाले करो, तुम कौमी असासा हो। सेहर ने खौफजदा होकर कहा, मैं कोई असासा नहीं, मैं इंसान हूँ। अचानक इसके कड़े से तेज रोशनी फूटी। सेहर के बदन से एक गर्म सी लहर निकली जिसने शील्ड को भी रोशन कर दिया। अरसल हैरान हो गया, सेहर, ये तुम कर रही हो? ड्रोन के सेंसर्स झिलमिलाने लगे, जैसे वो इस तवानाई को समझ नहीं पा रहे थे। फिर अचानक रोशनी का एक जोरदार झमाका हुआ और ड्रोन फिजा में तवाजुन खोकर नीचे वादी में गिर गया। सेहर घुटने टेक कर बैठ गई, सांस फूल रही थी। ये क्या था? अरसल ने हैरत से कहा, ये वही तब्दीली है जो वो समझ नहीं पा रहे। तुम्हारे अंदर की जिंदगी कुदरती नहीं, ना ही खतरनाक, बल्कि महफूज करने वाली। नादिया ने सेहर को गले लगा लिया। अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खुद हिफाजत दी है। अरसल ने आसमान की तरफ देखा। अब वो मजीद पीछा नहीं कर सकेंगे। सिस्टम इन्हें बताएगा कि तुम्हारी लोकेशन खत्म हो गई है। हम आज़ाद हैं। सेहर ने थकी हुई आवाज में कहा, क्या वाकई सब खत्म हो गया? अरसल ने नरमी से कहा, हाँ सेहर, आज से तुम किसी की मलकियत नहीं, तुम अपनी तकदीर खुद लिखोगी। नादिया ने कहा, और हम तुम्हारे साथ हैं। सेहर ने आसमान की तरफ देखा। बादल हट रहे थे और हल्की सी चांदनी पल पर फैल रही थी। उसने अपने पीठ पर हाथ रखा। अगर ये बच्चा वाकई नई जिंदगी की अलामत है, तो मैं उसे दुनिया की सबसे महफूज जगह में पालूंगी। मोहब्बत के साथ, खौफ के बगैर। इसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। वो तीनों वादी की तरफ बढ़ने लगे। पीछे टूटी हुई ड्रोन की आवाजें खत्म हो रही थीं, आगे खामोशी और आज़ादी का रास्ता था। कहानी वहीं खत्म हुई, मगर सेहर का सफर अब शुरू हुआ था।